Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NEET JEE मास्टर क्लास। बच्चों ये क्लास 9th एनसीईआरटी बायो का अपन का कंटिन्यूअस सीरीज है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन डिटेल न्यूक्लियस के बारे में समझाया था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे साइटोप्लाज्म अलोंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अगर आपको अभी तक सेल ऑर्गेनेल्स के नाम याद नहीं हुए हैं तो मेरा जो सेकंड लेक्चर है ये बायो की सीरीज का, उसको आप देखेंगे, जिसमें मैंने आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम याद करवाया है। तो आप सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल का नाम याद करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे जिसमें हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन। तो अब तक आपको आइडिया आ गया होगा कि जो भी सेल्स होते हैं तो उनके मेनली तीन कंपोनेंट है। कौन कौन से? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। अब ये मेनली यहाँ पे ये जो पीडीएफ है इसमें आपको तीन टाइप की सेल दिखाई दे रही होगी। इसमें बच्चों एक जो है वो क्या है, प्लांट सेल है, और एक है हमारी एनिमल सेल और एक है हमारी बैक्टीरियल सेल। तो ये हो गई हमारी प्लांट सेल, ये हो गई हमारी एनिमल सेल। ये दोनों ही हमारी कौन से टाइप की सेल है बच्चों? ये है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल्स जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। तो ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखिए तो इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये हमारी यूकैरियोटिक सेल हो गई। अब ये है बच्चों हमारी बैक्टीरियल सेल। जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं सबके पास प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसका जो न्यूक्लियस है उसका कोई भी डिफाइंड रीजन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्रोमोसोम ऐसे फैला हुआ है। तो ये जो अनडिफाइंड रीजन होता है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। प्रोकैरियोटिक में बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है बच्चों प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इन तीनों में डिफरेंस हम देखें तो इसमें सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पर जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा बच्चों, और ये प्रेजेंट होगा बैक्टीरियल सेल में। वाइल इन केस ऑफ एनिमल सेल ये जो हमारी सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। दूसरा हम एक और सेल ऑर्गेनल ले लेते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। अगर आप एनिमल सेल्स की लेबलिंग में इसको ढूंढेंगे तो ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट ही होता है। उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में। ये क्लियर हो गई बच्चों। चलो तो अब हम पढ़ते हैं सारे सेल ऑर्गेनल। पहला जो हम सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। अब हमने ऑलरेडी न्यूक्लियस पढ़ लिया हुआ है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों दैट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके कंटिन्यूएशन में है बच्चों? ये है इन कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इसके जस्ट बाद ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन्हीं को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ होता है। रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों राइबोसोम्स। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर, या अपन कह सकते हैं जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल देम आरईआर। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो आरईआर का फंक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस। अब कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, मतलब कि राइबोसोम उसके ऊपर क्या है बच्चों? एब्सेंट है। तो क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है तो उसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम तो है नहीं तो ये प्रोटीन बनाएगा नहीं,
तो ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है लिपिड। तो इसका फंक्शन हो जाता है लिपिड और फैट्स की सिंथेसिस। इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस और इसका फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस। अब अगर हम अपन इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये फ्लैट मेम्ब्रेनस शीट्स जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि जो RER है वो मेनली बना हुआ है किससे, मेम्ब्रेनस शीट से, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली बना हुआ है किससे बच्चों, ट्यूब्यूल से बना हुआ है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। चलिए NCERT से पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें याद रखना है इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अभी मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली उसमें दो चीजें प्रेजेंट है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड नेटवर्क ऑफ शीट्स। अब ये जो ट्यूब्स हैं बच्चों, वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि अगर ऐसा लंबा ट्यूब है तो हम उसको ट्यूब्यूल कह सकते हैं, पर अगर ऐसा छोटा ट्यूब है तो इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम कह सकते हैं वेसिकल्स। तो ये जो है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर राउंड और ऑब्लोंग वैक्स, दैट इज वेसिकल। तो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स क्या है, दोनों दे आर फॉर्म ऑफ ट्यूब्स। दूसरी चीज ध्यान रखना है बच्चों कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की मेम्ब्रेन है दैट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इनका जो कंपोजिशन है सेम ही है, दैट इज बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। टू टाइप्स ऑफ ER है, मैंने बता दिया आपको, RER एंड SER। RER को अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो रफ दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। ये किस में प्रेजेंट है, तो सारी ही एक्टिव सेल्स में। एक्टिव सेल्स का मतलब ऐसी सेल्स जो क्या कर रही है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली सेल्स में RER का अमाउंट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अब ये जो RER है वो प्रोटीन को बना के करेगा क्या, तो ये प्रोटीन को बनाएगा और वो सेल के डिफरेंट प्लेसेस पर भेज देगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल की क्या नीड है। नेक्स्ट हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड बना रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों, इनका यूज क्या होता है, सो दे यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है किससे, लिपिड और प्रोटीन से। तो ये वही स्ट्रक्चर है जो लिपिड और प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये किस में हेल्प करेंगे, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। और जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का प्रोसेस है बच्चों, उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट एक, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आपको सिंपली लिखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड that helps in the building of the membrane, and the process of building membrane is known as membrane biogenesis. Biogenesis मतलब formation। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ प्रोटीन और जो लिपिड हैं वो, मतलब कुछ प्रोटीन जो है वो एज ए एंजाइम की तरह काम करेंगे। प्रोटीन और लिपिड दोनों ही हार्मोन की तरह भी काम कर सकते हैं। अब हार्मोन क्या है, सो दे आर केमिकल मैसेंजर। 8th क्लास में जो अपन ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे वो हार्मोन सिक्रेट कर रहे थे। तो बच्चों कुछ हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि तो थायरोक्सिन हार्मोन, और कुछ हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड से बने होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये दोनों ही कंपोनेंट हमारे हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये एक अपन को स्टेटमेंट याद रखनी है कि जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है वो होगा तो ऐसे ही, मतलब ट्यूब से बना होगा और मेम्ब्रेन शीट से बना होगा, ठीक है। पर अलग अलग सेल में इसका जो अपीयरेंस है वो क्या हो सकता है बच्चों, ये इसका अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है। अब दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन क्या है बच्चों, तो इसका एक और फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो ये एक्ट करता है एज ए चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कौन से मटेरियल्स, तो स्पेशली प्रोटीन्स। कहाँ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, तो साइट विद इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म की एक जगह से, मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन है, इस प्रोटीन को यहाँ पे जाना है तो विद इन साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा। अब अगर प्रोटीन को न्यूक्लियस में जाना है तो भी ये हेल्प करेगा। तो ER का एक फंक्शन हो जाएगा, ये चैनल मतलब एक रास्ते की तरह काम करता है जिसके थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होगा विद इन साइटोप्लाज्म एंड between cytoplasm and the nucleus, or you can write nucleoplasm।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों, एक इसका और फंक्शन होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, सो दिस एक्ट एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मतलब साइटोप्लाज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जहां पे डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज क्या हैं? तो ऐसी एक्टिविटीज जिनके थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल का या तो फॉर्मेशन होगा या तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा। तो ओवरऑल बच्चों कितने फंक्शन हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 5 फंक्शंस आप पॉइंट वाइज यहाँ से लिख लेंगे बच्चों अपनी नोटबुक में। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनको अपन वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मतलब वही आपकी जो बैकबोन है। वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है बच्चों सारी मछलियों में। ये प्रेजेंट होती है किसमें? तो रेप्टाइल्स में बच्चों। ये प्रेजेंट होती है किसमें बच्चों? मैमल्स में। तो अगर ये ग्रुप के कोई भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए मतलब ये वर्टिब्रेट्स हैं, और जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है उनको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में एसीआर का ये फंक्शन नहीं होता है। सिर्फ वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके लिवर सेल्स में एसीआर क्या करता है बच्चों? एसीआर करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये 5 फंक्शन आपको क्लियरली पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं बच्चों, गोल्गी एपरेटस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस की थोड़ी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका नाम, ये जो मतलब स्ट्रक्चर है इसका नाम गोल्गी क्यों रखा बच्चों? तो इसको जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम था बच्चों कैमिलियो गोल्गी। तो इन्होंने अपनी सरनेम के ऊपर ही क्या रख दिया? इस सेल ऑर्गेनल का नाम। ये कहाँ पर बोर्न हुए थे? ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो साइंटिस्ट को थोड़ी रिस्पेक्ट करने के लिए हम पढ़ लेंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट यू शुड नो कि ये जो साइंटिस्ट है वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे। ठीक है। अब इन्होंने गोल्गी को ढूंढा कैसे बच्चों? तो इनका जो रिसर्च था वो चल रहा था किस पे? नर्वस सिस्टम पे। तो इन्होंने नर्व सेल में देखा। नर्व सेल क्या है वो इन डिटेल हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जिस मेथड से इन्होंने नर्व सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ढूंढा उस मेथड को कहा गया ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन क्यों बच्चों? क्योंकि इन्होंने जो सॉल्यूशन यूज किया था स्टेनिंग के लिए वो था सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो कौन सा कलर देता है बच्चों? ब्लैक कलर देता है। तो सिल्वर नाइट्रेट क्यों यूज किया गया था? क्योंकि ये जो स्टेन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ट्रेस द प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का क्या मतलब है बच्चों? ब्रांचेस। अभी हमने ऊपर जब शेप देखा था तो वहां पर हमने न्यूरॉन के क्या देखे थे? मल्टीपल ब्रांचेस देखे थे, अगर आपको याद हो तो। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था, है ना। ये सारी ब्रांचेस जो न्यूरॉन की थी वो सारे क्या होते हैं बच्चे? रेमिफिकेशन होते हैं। ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि जो कैमिलियो गोल्गी हैं उन्होंने डिस्कवर किया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, और उन्होंने स्टेन यूज किया था कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। इसकी वजह से मेथड को कहा गया था ब्लैक रिएक्शन। किसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ढूंढा गया था बच्चों? न्यूरॉन में। दैट इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। चलिए गोल्गी का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अगेन बच्चों जो गोल्गी स्ट्रक्चर है वो भी बना हुआ है शीट से, ट्यूब्यूल से और वेसिकल से। तो ये जो मेम्ब्रेनस फ्लैट शीट है बच्चों इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने मतलब डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों, ये फ्लैट मेम्ब्रेनस शीट्स हैं। तो जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन ने शीट से पढ़ा था वो भी क्या है बच्चों? वो भी सिस्टर्ने ही है। और ये जो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बच्चों इन्हीं को क्या कहा जाता है? वेसिकल्स कहा जाता है। बच्चों अभी आपने जो ER का स्ट्रक्चर पढ़ा है, सो यू हैव टू कोरिलेट कि ये जो न्यूक्लियस है उसके बाद जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपन ने जस्ट पढ़ा अभी बच्चों कि ये बनाता है प्रोटीन और लिपिड। वो जो प्रोटीन और लिपिड बनाएगा ये स्ट्रक्चर को भी आप एक बार देख सकते हैं कि पहले ER है, ER के जस्ट बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जो भी ER प्रोटीन और लिपिड को बना रहा है वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा? वो ट्रांसपोर्ट कर देगा बच्चों गोल्गी को। अब हम गोल्गी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप समझते हैं बच्चों कि गोल्गी का जो स्ट्रक्चर है ना उसकी फिक्स्ड पोलैरिटी है। फिक्स्ड पोलैरिटी का क्या मतलब है कि इसका ये वाला जो सरफेस है जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? सिस फेस। सिस फेस वो फेस है बच्चों जो क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करेगा। कहाँ से? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो गोल्गी का वो पार्ट जो ER से चीजें रिसीव कर रहा है उसको कहा जाता है सिस,
और गोल्गी का वो पार्ट जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा उसको कहा जाता है बच्चों ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। ये दो इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा गोल्गी से, तो ये करेगा ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। अब मान लीजिए ये जो सिस्टर्ने है उसको अपन ऐसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मेम्ब्रेन, और इसके बीच का जो स्पेस होता है बच्चों उसको कहा जाता है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन मतलब उसके अंदर की जो कैविटी है। अब अगेन यहाँ पे गोल्गी में क्या होगा, तो जो भी प्रोटीन और लिपिड ईआर से आएगा बच्चों उसको ये मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन, और ऐसे वेसिकल्स में पैक कर करके उसको क्या कर देगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट कर देगा। चलिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं अपन कि गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो कैमिलियो गोल्गी थे। गोल्गी किससे बना हुआ है, तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट इज नोन एज फ्लैटेंड सैक्स। ठीक है, अब ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं बच्चों, ये कहाँ पर अरेंज है, तो एक दूसरे के ये पैरेलल अरेंज होते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बताया था, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है सिस्टन्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर्न। अब ये जो मेम्ब्रेन्स है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको और क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कौन से दो कंपोनेंट हैं बच्चों, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट है। एक हमारा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो जाएगा हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हो रही है बच्चों क्लियर ये चीजें। अब गोल्गी का फंक्शन क्या है, तो जो भी मटेरियल्स ईआर में सिंथेसाइज हुआ है वो पैकेजिंग के लिए और दूसरे उसके टारगेट ऑर्गन में भेजने के लिए, वो जो टारगेट ऑर्गन है सेल के अंदर हो सकते हैं या सेल के बाहर हो सकते हैं, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा बच्चों, गोल्गी apparatus करेगा। तो क्या क्या फंक्शन हो जाएगा, गोल्गी का फंक्शन है बच्चों स्टोरेज, इसका फंक्शन है मॉडिफिकेशन, और इसका फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। कुछ कुछ केसेस में गोल्गी और क्या करता है बच्चों, ये करता है कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन बाय यूजिंग सिंपल शुगर्स। तो ये एक फंक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन हो जाएगा बच्चों, गोल्गी का और फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम्स। लाइसोजोम्स क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ पर आप इसकी मेनली 5 फंक्शन याद रखेंगे। तो गोल्गी का सिंपल फंक्शन क्या है, ईआर से चीजें रिसीव करेगा, स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और उसको पैक करेगा और उसके डेस्टिन्ड जगह पर भेज देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करता है और लाइसोजोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ते हैं बच्चों कौन सा, लाइसोजोम। तो लाइसोजोम क्या है बच्चों, तो लाइसोजोम मेनली क्या होता है कि जो हमारा गोल्गी एपरेटस है वो ऐसे एक लार्ज साइज वेसिकल्स में सर्टेन एंजाइम्स को पैक करके बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसको लाइसोजोम कहते हैं। तो लाइसोजोम के अंदर मेनली गोल्गी पैक करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या करता है बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिनको और क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है टू डिग्रेड फूड के कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो इनके पास एबिलिटी होती है सेल के किसी भी कंपोनेंट को डिग्रेड करने की। क्यों, क्योंकि इनके पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए, तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम क्या होते हैं, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दैट इज वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट है उनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन कहाँ पे बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंजाइम्स की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, आरईआर में, पर इनकी पैकेजिंग कहाँ पर होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो लाइसोसोम एक टाइप का क्या है बच्चों, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, कि एक सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे डाल देगा, लाइसोसोम में, और लाइसोसोम उस वेस्ट को क्या कर देगा, डिग्रेड। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इन वे लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल।
अगर सेल के अंदर जो हम सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं उसमें से कोई डिग्रेड हो गया है, डैमेज हो गया है या ओल्ड हो गया है, तो सेल क्या करेगा, उसको डिग्रेड करके नया सेल ऑर्गेनल बना लेगा। तो इन वे सेल की क्लीनिंग में ये हेल्प करता है। फॉरेन मटेरियल्स क्या होते हैं, तो फॉरेन मटेरियल्स मतलब ऐसे कोई भी मटेरियल जो सेल के खुद के मटेरियल नहीं है, मतलब बाहर के पार्टिकल है। वो क्या हो सकता है, तो कोई बैक्टीरिया, पैथोजन हो सकता है, फूड हो सकता है, या तो कोई भी ओल्ड सेल ऑर्गेनल हो सकता है। तो ये सबको ही डिग्रेड कर देगा हमारा लाइसोजोम। तो लाइसोजोम सिंपली क्या कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लीफाई कर दे रहा है। ठीक है, अब लाइसोजोम ऐसा कर क्यों पाता है, अगेन सेम थिंग, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन कहती है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मान लीजिए किसी सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है। मेटाबॉलिज्म मतलब टोटल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन एनी सेल। तो कैसे डिस्टर्ब होगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल डैमेज हो गई है या तो पैथोजन ने उसको इन्फेक्ट किया हुआ है बच्चों, तो वो सेल क्या चाहेगी कि मेरे जो आसपास की सेल हैं वो अफेक्टेड ना हो, इसलिए सेल अपने आप को क्या करेगी बच्चों, खत्म कर लेगी। और सेल को खत्म करने में हेल्प कौन करेगा बच्चों, लाइसोजोम। तो ऐसे केस में लाइसोजोम क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और पूरा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और वो जो एंजाइम है वो पूरे साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट को डिग्रेड कर देगा और इन वे वो क्या करेगा, पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा। इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों कि जो लाइसोजोम है दैट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सेल को अपने आप को खत्म करने में हेल्प की है। तो वाई लाइसोजोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग, वो आपको बच्चों पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ना बच्चों, ये दोनों के कुछ कॉमन कैरेक्टर है। जैसे कि तो ये दोनों ही सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेनस है। ये दोनों ही सेल ऑर्गेनल के पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम इनका। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन बच्चों, जिसमें ऐसे बहुत ही ज्यादा इनफोल्डिंग होती है और इस इनफोल्डिंग को कहा जाता है बच्चों क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टे। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, किसके बिटवीन है, मेम्ब्रेन के बीच में है। और मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा ये मैट्रिक्स है, पूरा जो कंपोनेंट है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है खुद का डीएनए और इसके अंदर होता है खुद का राइबोसोम, जिसकी वजह से वो कुछ अपने प्रोटीन खुद ही बना लेता है, मतलब कि वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट पार्शियली होता है। इसलिए इस सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है बच्चों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। अब अगर आप देखें बच्चों तो क्रिस्टे के ऊपर ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है F0 F1 पार्टिकल। ये वही है बच्चों जिसको और क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स, जिसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है बच्चों, ये होता है इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको प्लास्टिड बता देती हूँ बच्चों। ये जो प्लास्टिड है तो मेनली प्लास्टिड को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। वैसे देखा जाए तो क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस इसलिए है क्योंकि इसमें स्टोर किया जाता है बच्चों न्यूट्रिएंट्स को। तो जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है तो अमाइलोप्लास्ट, फैट स्टोर है तो इलायोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन स्टोर है तो प्रोटीनोप्लास्ट, जिसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों अल्यूरोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको, अल्यूरोप्लास्ट। चलिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि ये पावर प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, डबल मेम्ब्रेनस है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टा, जिसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। हमने अभी पढ़ा बच्चों कि जो इनफोल्डिंग है उसमें क्रिस्टे के ऊपर एटीपी बनाने वाला कॉम्प्लेक्स होता है। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एटीपी बनेगा।
अब एटीपी बनानी क्यों है बच्चों? तो ऐसी सारी एनर्जी जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए होती है वो हमें मिलती है एटीपी से। एटीपी बनाता कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एटीपी को क्या बोला जाता है? अगर कोई पूछे व्हाट इज एटीपी, सो इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जिस सेल के पास जितना ज्यादा एटीपी वो उतनी ज्यादा रिच है, इसलिए उसको करेंसी कहा जाता है। तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं बच्चों, वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज करेंगे? एनर्जी यूज करेंगे स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर्म। और इसको और किसके लिए यूज किया जाएगा? इसको यूज किया जाएगा नए केमिकल्स को बनाने में या तो मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने में। ये मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सेल ऑर्गेनल से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इवन प्लास्टिड दोनों ही बाकी के सेल ऑर्गेनल से थोड़े से अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास है इनका खुद का डीएनए और इनके पास है खुद का राइबोसोम।